तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम जारी रखेंगे अमर नायक की सीरीज की एक और कहानी। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा कि राजू मोरे उर्फ राजू विखरोली की कहानी सुनाइए। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से कुछ अंदर की बातें निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक कल हमारे एक सब्सक्राइबर का लंबा चौड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज आया साउथ अफ्रीका से। और ये सब्सक्राइबर कोई और नहीं, वही एक शख्स है जो राजू मोरे के साथ उसी के एरिया में रहा करते थे और स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे। या शायद हमारे सब्सक्राइबर राजू विखरोली को जानते थे, वो शायद इनको नहीं जानता हो, क्योंकि एरिया में काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है विक्रोली का। वो ट्रांसिट कैम्प है, कन्नावर नगर है, टैगोर नगर है, बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन जो आदमी पहले आपके साथ कहीं स्कूल में पढ़ा हो, उसके बाद अचानक वो लाइमलाइट में आ जाए, तो बाकी पढ़ने वालों को उसके ज़िंदगी के सब किस्से याद आ जाते हैं कि एक ज़माने में ये शख्स ऐसा हुआ करता था या वैसा हुआ करता था, लेकिन आज ये आदमी कहाँ पहुँच गया। तो इसी किस्म के कुछ किस्से कहानियाँ राजू मोरे के ही नहीं, राजू विखरोली के ही नहीं, बल्कि और बहुत सारे लोग जो उस इलाके में रहा करते थे विखरोली में, और बचपन से लेके उनका जो 20-22 साल की उम्र में, जैसे राजू विखरोली के साथ हुआ, 18 साढ़े 18 साल की उम्र में वो आदमी हवा की तरह क्राइम की दुनिया में आता है और एक अंधेरी की तरह 3-4 साल काम करके 22 साल की उम्र में दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन एक लीजेंड बन के रह जाता है अपने इलाके। अमर नायक गैंग के साथ उसकी कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं, इसका काफ़ी सारा इशारा हमारे इन मित्र ने किया है। उन्होंने एक विनती की है, एक रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम नहीं देना चाहिए और उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है आज के दिन में वो मत दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आम पब्लिक को, एक जो क्राइम की हिस्ट्री है मुंबई की, ख़ास तौर पे विक्रोली, कांजूरमार्ग, भांडुप, इस एरिया की, ये उतनी ही खतरनाक, उतनी ही असरदार और उतनी ही सनसनीखेज है जितनी एक ज़माने में पाकमोरिया स्ट्रीट, दगड़ी चाल या डोगरी पठानों का एरिया वहाँ की हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े नाम इस इलाके से निकल के आए। शायद हमें आने वाले दिनों में एक पूरी सीरीज विखरोली के गैंगस्टर्स के ऊपर करनी पड़े, जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों से इधर उधर से आ रही है। तो आज के इस एपिसोड में मैं, आप जैसे जो आप लाखों लोग इस चैनल के साथ जुड़े हो, उनमें से एक जो हमारे जानकार सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हिम्मत करके समय निकाल के एक 6.5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, जो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके चलाने की परमिशन ली है। इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने मेरे लिए भेजी थी कि मैं उसको देख के आगे और मेहनत करके कुछ और एपिसोड बना सकूं, वो भी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बोला है और दिल से बोला है और इतनी बातें बोली हैं, बताई हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा बातों का मुझे भी पता नहीं था। इसलिए मैं उस ऑडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से वो पूरे उस समय के हालात बयां किए हैं, उनको उसी तरह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनको आप ज़रूर सुनिए। लेकिन उसके पहले एक तो और बातें जुड़ी हुई अमरनाथ गैंग के साथ आपसे थोड़ी कॉमन करते हैं। इसके बाद आप उस ऑडियो को सुन सकोगे और उसके बाद अपने कमेंट्स देना ज़रूर याद रखना,
क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से आएगी, उन लोगों से जिन्होंने उस समय का दौर बहुत करीब से देखा है, उतना ही हमारे सब के सब सुनने वालों के लिए उनकी जानकारी में बढ़ोतरी करने के काम आएगा। सो दोस्तों, हमने बात कर रहे थे जो अमर नायक की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया, वो मोड़ था सुनील खटाऊ मर्डर केस का मोड़। उसके बाद उसकी मुश्किलों का तांता ऐसा लगा जो उसकी जान के साथ खत्म हुआ, उसकी जिंदगी के साथ खत्म हुआ। लेकिन उस बीच में बहुत से करैक्टर उसके साथ जुड़े, एक के करके हमने बहुत लोगों की बात की, लेकिन संतोष जो उनमें मेन आदमी था पेंगारकर, उसके बारे में कम जिक्र हुआ। वो छोटे से कद का बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर भी था, डेयर डेविल भी था, और बहुत ही सिंपल किस्म का आदमी था। कोई चमक दमक उसमें नहीं थी, कोई फुकरेबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बड़े ऑर्डिनरी कपड़े पहनता था। उसको कहीं, जितने लोगों से मेरे पिछले दिनों में बात हुई, उसको आप कहीं आम खड़े हुए सड़क के कहीं देख लो तो आपको शक भी नहीं होगा कि ये आदमी इतने बड़े बड़े कांड कर चुका है जो आगे करने वाला। वो भी बहुत सारे मुंबई के क्रिमिनल्स की तरह एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था। वो भी 10वीं 12वीं तक पढ़ते थे लोग इसलिए कि ज़िंदगी में कुछ अच्छी खासी नौकरी को मिलेगी तो आगे ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब 17-18 साल के होते हैं तो जिस माहौल में रहते हैं वहाँ से कुछ की कुछ और बन जाते हैं। ये उनकी ट्रेजिडी भी है और उनकी एक होनी भी है। उनकी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है जो उनके हाथ में नहीं होता। संतोष, उसके बारे में एक बात हमको बताई थी आपको पहले एपिसोड में कि उसकी मौत का कारण बना एंड में 2001 के करीब, जब उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे जेल से आने के। वो बात वहीं पे रुक गई थी। और थोड़ी सी सुरेश की अमर नायक गैंग में अहमियत क्या थी वो आपको बताते हैं। इसमें दो किस्से बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो मैंने खुद कवर किया था, ये 99 दिसंबर की बात है। मुंबई का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर है जिसको फोर्ट मार्केट कहते हैं। ये डॉकयार्ड के करीब पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग आपने देखी होगी, जहाँ पे मिंट भी है साथ में, जहाँ पे नोट छपते हैं, सिक्के बनते हैं। उसके साथ कस्टम हाउस है बहुत बड़ा, जो पूरे वेस्टर्न इंडिया का तकरीबन सबसे बड़ा कस्टम हाउस है, जहाँ से समुद्र के अंदर हो रही गतिविधियों से निगाह रखी जाती है और जो माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसकी क्लीयरेंस होती है। उसके साथ बीपीटी का बहुत बड़ा बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। साथ में ही एक ज़माने में डीआरआई और एनफोर्समेंट का ऑफिस हुआ करता था। और उसके साथ एक कॉर्नर पे बिल्डिंग है मार्शल हाउस, जहाँ पे बहुत सारे बड़े कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंट्स के दफ्तर हुआ करते थे। तो मार्शल हाउस की बैक साइड में एक और बिल्डिंग है, काफ़ी कोई नई किस्म की बिल्डिंग नहीं है, पुरानी सी बिल्डिंग है। मार्शल हाउस के नीचे एक भारत रेसिडेंसी किस्म का वो नाम का होटल था, रेस्टोरेंट। भारत बहुत बड़ा लिखा होता है, भारत एक्सीलेंसी शायद। भारत एक्सीलेंसी के साथ एक बहुत बड़ा दफ्तर हुआ करता था, ट्रस्ट ट्रैवल्स। दूर से ही लाल रंग का बोर्ड लगा होता था। जैसे ही आप वीटी स्टेशन से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की तरफ जाना हो, या उसके साथ ही नेवल हेडक्वार्टर का भी वेस्टर्न कमांड का ऑफिस है, तो आपको जो सिग्नल पड़ता है कबूतर खाना के पास, वहाँ कॉर्नर पे आपको मार्शल हाउस मिलता है। और उसके पहले ये ट्रस्ट ट्रैवल्स नाम का बहुत बड़ा ऑफिस था। वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स का ज़माना था। दुबई या शारजा,
मस्कट, ओमान, इधर बहुत लोग जाते थे। तो उनके वीज़ा वगैरह जब आते थे बाहर से तो भर्ती की, उनके इंटरव्यूज़ होना, तो एक तरीके से उस ट्रस्ट ट्रैवल्स में मेला लगा रहता है। उसके ऊपर मेरे कुछ मित्र हैं जिनका भी CHA का काम है, उनका भी ऑफिस उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे है। इसी तरह मार्शल हाउस में सरदार रेशम सिंह जो बहुत बड़े सिख बरादरी के लीडर रहे हैं, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे हैं, उनका ऑफिस भी मार्शल हाउस बिल्डिंग में ही हुआ करता था। खैर, तो उस इलाके में मेरा अक्सर आना जाना था, कुछ सरकारी दफ्तरों में और कुछ दोस्तों के दफ्तरों में। तो इसी माहौल में मुझे फ़ोन आता है 1 दिसंबर 1999 में कि हमारे ऑफिस के नीचे बहुत बड़ा हादसा हो गया, जल्दी आइए। तो मेरा ऑफिस वहाँ से नज़दीक ही था, तो वहाँ से मैं कुछ बंदोबस्त करके गाड़ी टैक्सी का वहाँ पहुँच गया। तो बहुत पुलिस का आना जाना, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ, लोग डरे सहमे खड़े हैं और पुलिस वाले अपनी टीम से इधर उधर भगा रहे हैं, कुछ लोगों का पीछा किया जा रहा था। अब हुआ क्या, वो आपको किस्सा सुनाता हूँ। फोर्ट एरिया में कुछ लोगों के साथ संतोष पंगार करके एक दोस्त का झगड़ा होता है, और वो जिन लोगों से झगड़ा होता है वो फोर्ट मार्केट के जाने माने बदमाश थे। पूरे इलाके से हफ्ता इकट्ठा होता था, उनके सामने कोई बोलता नहीं था। अब देखिए संतोष की हिम्मत, ये अपने एक साथी के साथ, और वो दोस्त जिसके साथ कुछ मारामारी हुई थी, उसका बदला लेने के लिए उनके गढ़ में जाता है और उनके अड्डे पे जाके उस आदमी को आवाज़ लगाता है कि बाहर निकलो, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। और उस आदमी ने जब बाहर आके देखा, और वो तो जानता नहीं था संतोष पेंगारकर कौन है या उसके साथ वाला कौन है, लेकिन तीसरे आदमी को जब उसने देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही आदमी है जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, इसको मैंने गाली गलौज किया था, थप्पड़ मारा था। अब ये जरूर किसी ना किसी खतरनाक लोगों को लेके आया होगा। तो उसने बातचीत का बहाना लगाते हुए वहाँ से इतनी स्पीड से भागा कि आगे एक कोई गाड़ी या कोई टैक्सी भी खड़ी थी, उसके बोनट के ऊपर से छलांग लगा के वो ट्रस्ट ट्रैवल्स के ऑफिस में घुस जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी 40-50 लोग अंदर थे, और एंड में उसके मालिक की कैबिन बनी हुई थी, उस कैबिन में जाके छुप जाता है। उसको ये लगा था कि इतने लोगों के सामने, इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाले ऑफिस में कोई आदमी उसको मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए संतोष पेंगारकर की हिम्मत, वो आदमी भाग के उसी तरह, उसी स्पीड में भागते हुए उस ऑफिस में घुस जाता है, उसके पीछे पीछे। इसके पहले कि वो भागने वाला शख्स कैबिन में घुस के अंदर से दरवाज़ा बंद कर सकता, उसके पहले ही संतोष वहाँ पहुँच जाता है और अपना वेपन निकाल के 7-8 गोलियाँ उसको मार देता है। कितने लोग ऑफिस में थे, किसी और को गोली नहीं लगी, एक ही आदमी को गोलियां मार के जिससे बदला लेना था। और उसके बाद गेट के ऊपर उस ऑफिस के खड़ा होता है और चैलेंज करता है कि इसका कोई और साथी सामने है जिसको मुक्ति चाहिए तो वो भी आ जाए। लेकिन जिनका सरगना मारा गया वो कहाँ हिम्मत करेंगे बाहर आने की। भागदड़ ऐसी मची कि ये आदमी अकेला ही वहाँ से अपने दोनों दोस्तों को छोड़ के, जिनके साथ आया था, वहाँ से निकला और आगे एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें बैठ के अकेला ही निकल गया। ये भी इंतज़ार नहीं किया कि मेरे साथ 2 आदमी होने चाहिए, मेरी भी कोई सिक्योरिटी या कुछ इसका कोई सवाल हो सकता। लेकिन पुलिस स्टेशन वहाँ बिल्कुल नज़दीक था, वहाँ पे पुलिस की भाग दौड़ भी बहुत रहती है। एक तरफ DCP जोन 1 का ऑफिस भी था, उस वहाँ से अब कोई तकरीबन पौने मील की दूरी पे पुलिस हेडक्वार्टर भी है। तो पुलिस भी बहुत जल्दी आ गई, लेकिन उनके आने के पहले पहले संतोष निकल चुका था
और जब पुलिस वालों ने उसका हुलिया पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बहुत ऑर्डिनरी सा 5 फुट 6 इंच की हाइट का आदमी, छोटा सा, उससे भी कम था शायद, छोटा सा आदमी था, बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई अच्छे जैसे आजकल हम देखते हैं जो कंट्रैक्ट किलर्स हैं, उनकी ड्रेस सेंस आप देखो तो किसी फिल्मी कलाकारों से कम नहीं होती। तो वो लोग उनको वहाँ से लेके पूरी पुलिस फोर्स जो थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस किस्म का आदमी इतना डेयरिंग का काम इतने सेंसिटिव एरिया में आके करके जा सकता है। उसको किसी ने पहले देखा नहीं था, उस एरिया में कभी संतोष गया नहीं था। तो खैर ये संतोष की ज़िंदगी का एक हिस्सा। और जब मैंने वो पूरा इंसिडेंट कवर किया, जैसे बताया कि मेरे दोस्त उनके ऑफिसर्स वहाँ पे थे, तो मुझे जो अंदर की काफ़ी सारी डिटेल मिली, वो ज़माना था जब हमें ऑन द स्पॉट जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। कोई मोबाइल फ़ोन या इस किस्म के साधन थे नहीं कि आप बैठे बैठे लोगों से बात करके सुन के और आगे खबरों का चरबा बना के आप पेश कर दीजिए। जाना पड़ता था जगह पे, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती थी, सीन देखना पड़ता था, लोकेलिटी देखनी पड़ती थी, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता था जो किसी का देखने को मन नहीं करता। खून गिरा होता था, लाशें पड़ी होती थी, बहुत अजीब मंजर हुआ करता था। तो खैर वही संतोष पेंगारकर, अमर नायक का खास जो टॉप के शार्प शूटर थे उनमें से एक। जब अमर नायक की डेथ के बाद 1996 में ये आदमी इसी किस्म के काम करते करते, जैसे मैंने आपको कहा, ये 99 दिसंबर का किस्सा, 94 में खटाऊ का मर्डर होता है, उसके बाद वो जमानत पे आता है, जमानत में आने के बाद फिर इसी किस्म के काम करता है। 2001 के करीब उसका इनकाउंटर होता है। उसके पहले 1 महीना पहले मैं एक बहुत सीनियर एजेंसी के रिटायर्ड ऑफिसर से बात कर रहा था आज दोपहर को ही। तो उन्होंने बताया कि एक बार वो दादर इलाके में किसी अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में गए हुए थे, तो वहाँ एक अमर नाम का इनका कोई सोर्स था, उसकी हाइट कोई 6 फुट 2 इंच थी। अमर नायक नहीं, कोई और दूसरा शख्स जिसका नाम भी अमर था। तो उसके साथ ये बातचीत कर रहे थे, तो अचानक उस लंबे चौड़े अमर ने बोला कि सर 2 मिनट जरा आप रोकना, मैं एक मेरा कोई जान पहचान वाला बंदा सामने आ रहा है, उसको मिल के आता हूँ। तो इन साहब ने दूर से देखा कि अमर 6 फुट 2 इंच हाइट, उसके साथ एक 5.5 फुट से भी छोटा आदमी उससे बातचीत कर रहा है सर ऊपर उठा के। और ऑफिसर ने मुझे बताया कि इतने गंदे से कपड़े पहने हुए थे कि उसको देख के लगता नहीं था कि ये आदमी कोई इतना बड़ा कांडकार है। बड़े अजीब से पुराने से जूते, पुरानी सी एक पैंट, और काफ़ी गंदी सी हल्की सी का मतलब जिसका जैसे बहुत ही गरीब लोगों ने जैसे कोई शर्ट पहनी हो, इस किस्म की शर्ट पहनी हुई थी। बाल भी अजीब से काला रंग था उसका। तो 2-4 मिनट के बाद वो आदमी अमर उससे बात करके वापस आता, आके बताता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो शख्स जो मुझे मिलने आया था वो संतोष पेंगारकर। अब एजेंसी में काम करते हुए हमारे दोस्त अफसर को तो सबके नाम पता थे, तो बहुत हैरान हुए कि इस आदमी ने इतने कांड किए और ये ऐसे घूम रहा है जैसे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो 4 पैसे कमाए होंगे, इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, अमर नायक के जिंदा रहते हुए, खासतौर पे खटाऊ के केस में अच्छा खासा पैसा मिला होगा। कुछ ऐसे गैंगस्टर के अपने भी कमाई के साधन होते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये आदमी इतनी फटी और खस्ता हालत में क्यों रहता है। तो उस शख्स ने, उस अमर ने बताया कि ये इसका कैमोफ्लेज रहने का तरीका है।
अगर ये आदमी अच्छे खासे कपड़े पहन के, गल में मोटी सी सोने की चेन पहन के, हर उंगली में एक रिंग पहन के घूमेगा, तो जिस आदमी ने इसकी तरफ नहीं भी देखना वो भी देखेगा। अब जिस तरीके से ये रहता है, इसके ऊपर कोई इसको ध्यान से देखता ही नहीं, तो इसकी शक्ल किसी को याद कैसे रहेगी। जैसे आपने मुझे पूछ लिया कि ये आदमी कौन था, आप भी नहीं पहचान सके, आपको रोज़ का काम है। ऐसे लोगों के अब नाम बताया तो आपको सब याद आ गया। तो ये संतोष के एक जिंदगी में जीने का तरीका था। और आखिर में चलते हैं उस साक्ष्य के पास। 2001 में ये इस जो मुलाकात मेरे पुलिस ऑफिसर मित्र की हुई थी, उसके अंदाजन 1 महीने के बाद बाईखाला एरिया में कहीं मझगांव उस एरिया में इसने अपने साथियों से पैसे मांगे होंगे अपनी कंपनी से, तो गुजारे के लिए पैसे नहीं हैं, तो 5,000 रुपये की दरख्वास्त की उस जमाने। तो कंपनी के मैनेजर ने, अमर नायक कंपनी ऑफ कोर्स, उसका भाई अश्विन नायक चला रहा था, तो उसने अपने एक आदमी को भेज दिया कि जाओ ये पैसा उसको देना है। अब इनके कंपनी के आदमी डायरेक्ट तो जाते नहीं थे, क्योंकि आधे लोग तो वांटेड हुआ करते थे, एक बीच में मीडिएटर रखते थे। वो मीडिएटर का नाम था बाबा कदम या बाबा पवार समथिंग, उस आदमी परब, बाबा परब नाम था उसका। तो बाबा परब एक ज़माने में डबल क्रॉस किस्म करने वाला आदमी था, पुलिस का खबरी भी था और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर के साथ काम भी करता था। तो ऐसे लोगों की गैंगस्टर को ज़रूरत भी रहती है। जिन पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसे खबरियों के रिश्ते होते हैं, उनमें से कोई काम निकालना हो तो ऐसे खबरियों को ज़रिए से निकाला जाता। तो उस दिन उस ऑफिस के में ये कहीं खबरी बैठा था, तो पैसे पहुंचाने हैं एक वांटेड क्रिमिनल को जो पुलिस की नज़रों से छिपा हुआ है। तो वो था संतोष पंगारकर। तो उस खबरी को बोल दिया बाबा परब को कि आप उस एरिया में जा रहे हो तो इस किस्म का एक आदमी शख्स आपको दिखाई देगा वहाँ पे, उसको ये 5,000 रुपया दे देना। और वो आदमी इतना शातिर निकला, उसने वहाँ से निकलने के बाद इमीडिएटली एक पान बीड़ी की दुकान पे जाके पीसीओ से अपने पुलिस वाले ऑफिसर को फ़ोन किया कि आपको एक आरोपी चाहिए, तो आप आ जाओ, मैं फलाना जगह पे जा रहा हूँ। ऑफिसर ने पूछा कि कौन है, तो ये खबरी कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं कि कौन है, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया। उसका नाम हुलिया मुझे बताया गया, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा डेंजरस क्रिमिनल है, क्योंकि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े गैंग की तरफ से मुझे दिया गया। अब पुलिस वालों को और क्या चाहिए, एक वांटेड आरोपी उसको उसके हाथ लगने वाला है, उसके तो इनाम मिलेगा, उसको हो सकता है तरक्की भी हो जाए। तो इनके साथ साथ पुलिस वाला बल्कि इनके पहुंचने के पहले पहुंच जाती है क्राइम ब्रांच की टीम। और जैसे ये आदमी उसको 5,000 रुपया देता है सुरेश को, संतोष को, तो वो जैसे ही अपनी जेब में पैसा डालता है तो पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो 5,000 भी उससे ले लेते हैं और हाथ में हथकड़ी लगा के साथ में ले जाते हैं, और दूसरे दिन उसका एनकाउंटर दिखा दिया जाता है मुंबई के एक इलाके में। ये कोई पहली इस किस्म की कहानी नहीं, इस किस्म के खबरी बहुत लोगों को मरवा चुके थे उन दिनों में। मुझे याद है अमर नायक गैंग का एक और किस्सा, जब अश्विन नायक तिहाड़ जेल में बंद था, तो उनके एक आदमी को 10,000 रुपया चाहिए था मुंबई में। तो उसने जेल से बैठे कुछ आदमी छूट के जा रहे थे बाहर, शायद को अग्रवाल या इस किस्म का कोई नाम था उनका दिल्ली के, उनको कहा कि बाहर जाके इस नंबर पे फ़ोन करना और उस आदमी को बोलना कि इस किस्म के हुलिया का आदमी आएगा आपके ऑफिस में, उसको 10,000 रुपया दे देना आप। उस आदमी तो बेचारे वो जेल से छूट के जा रहे थे, वो तो उनकी सज़ा खत्म हुई थी, उनको पता भी नहीं था अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा क्या चक्कर मुंबई में चलता है।
उन्होंने बाहर निकल के फ़ोन कर दिया उस आदमी को, मुंबई वाले को, कि अश्विन भाई का ये मैसेज है, ये आदमी आएगा, उसको 10,000 दे देना। अब उस आदमी ने बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, भेज दो, दे देंगे। और जैसे ही वो शख्स मुंबई के उस ऑफिस में पैसा लेने पहुंचा तो क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही बैठी थी। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के और पुलिस के चूहा बिल्ली की खेल है, कैट एंड माउस गेम है, कभी कोई किसी के आगे, कभी कोई किसी के पीछे। तो दोस्तों, आप सुनिए वो हमारे मित्र की ऑडियो, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और उसकी भाषा टिपिकल मुंबईया स्टाइल, किस तरीके से मुंबई के लोग आपस में बात करते हैं, ख़ास तौर से जब अंडरवर्ल्ड की बातें होती है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आप इसको सुनने के बाद आपको जो नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए उसको हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होते रहेंगे। सुनिए वो ऑडियो। नमस्कार सर, मैं आपका बलजीत परमार फॉर यू ये चैनल देखता हूँ। आपने जो अमरनाथ के शूटर राजू विक्रोली के बारे में पूछा, ये राजू विक्रोली का नाम राजू मोरे है। वो ऑलमोस्ट मेरे को तभी हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरा उम्र अभी 53 है। मेरा 85 बैच में 85 मार्च 85 में मैं 10वीं हुआ और हमारे बैच के पीछे 86 का उसका बैच था। तभी ये राजू मोरे, मुझे पता ही नहीं कि ये राजू मोरे इतना बड़ा बनेगा, कौन किसी को जानता ही नहीं। तभी 86 के बैच में वो फेल होने के बाद ऐसे ही आवारागर्दी करता रहा। पर कि उसका लिंक अमरनाथ की गैंग से कैसे लगा मुझे पता नहीं है। पर वो शाइन में आया, फॉर्म में आया। टागोर नगर में कालियामणि बोल के अन्ना लोगों का दादा था, वो उसके ज़माने का दादा था। वो बाद में कैरम का पत्ते का क्लब डाल के उधर बैठा था। अभी तभी बरमुडा का ज़माना था, सब लड़के लोग छोटे आदमी बरमुडा ही पहन के घूमते थे। तो एक दिन कालियामणि ऐसा अपना क्लब में बैठा था, उसके लड़के आजू बाजू में रहते थे हमेशा। फिर भी ये राजू मोरे ऐसे बरमुडा पहन के आया, निकाला घोड़ा और उसको शूट कर दिया कालियामणि को, और भाग गया। कि तभी कालियामणि को मारा ना, बड़े बड़े दादा लोग फिर राजू मोरे से डरने लगे, अरे बाप रे, इसने कालियामणि का गेम कर दिया। तभी से वो जो फॉर्म में आया वो आया, और जब तब से घर से वांटेड हो गया तो फिर उसका लाश ही आया वापस। ऐसा उसका स्टोरी है। तभी अमरनाथ का गैंग सबसे फॉर्म वाला, मतलब देसी कट्टा नहीं, इम्पोर्टेड वेपन इस्तेमाल करने वाला अमरनाथ का गैंग था। और तभी पेजर का ज़माना था। पवई के नीचे कांजूर मार्ग के एरिया में वो पेट्रोल पंप पे फिर उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया राजू मोरे का। हार्डली तभी उसका उम्र 20 के अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं, 20-21 के 91 के आसपास उसका एनकाउंटर हुआ। वो पेट्रोल पंप पे उसको रात को पुलिस ने गोली मार दिया। तभी उसके जेब में एक पेजर और 2 पिस्टल था, तभी मिला था। तभी ये राजू मोरे इतना बड़ा बनेगा किसी को पता नहीं। और आपने जो थापा का स्टोरी बताया, ये थापा इतना कोई बड़ा शाइन नहीं है, मतलब कोई ही नहीं था। 82 के आसपास और भांडुप कोकन नगर के एरिया में, कोकन नगर का एरिया का बाजू का दूसरा नगर है, और उधर स्टाइलिंग टेलर्स के सामने ये लोग सब ऐसे खटिया डाल के बैठते थे। तो थापा का दुश्मनी अशोक जोशी से था, कांजूर मार्ग वाला। ये स्टोरी सब मुझे कैसे पता, मैं विक्रोली नाइट कॉलेज में पढ़ता था। तभी हमारे कॉलेज में कांजूर मार्ग, भांडू, इससे आजू बाजू के एरिया के लड़के लोग आते थे, वो लोग स्टोरी बताते थे, इसके लिए मुझे वो स्टोरी मालूम है। और राजू मोरे का स्टोरी भी ऐसा ही, क्योंकि वो कन्नौर नगर में, मैं भी कन्नौर नगर में 186 में रहता था, और बाज़ार में 100 नंबर बिल्डिंग में रहता था। इसके लिए मुझे लड़के लोग बोलते थे, अरे राजू मोरे इतना बड़ा बन गया, इतना शूटर बन गया। तभी तो दादा मतलब ऐसा शूटर ऐसा। तो ये थापा तभी उन दिनों में कोई ऐसा बड़ा ऐसा खून खराबा किया ऐसा कुछ नहीं था, ऑर्डिनरी था। उसके पीछे जब शिवसेना का ग्लैमर लग गया तभी से वो शाइन में आ गया। और दूसरा बात, वो तभी 82 के ज़माने में
वो भांडू वेस्ट वाला एरिया बड़ा एकदम कंजेस्टेड एरिया था, आज भी वैसा ही है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने वो रास्ता थोड़ा एक्सपेंशन कर दिया, तभी बस भी कोई नहीं जाता था, तभी खाली कार और टू व्हीलर ही जा सकता था वो रास्ते पे, इतना कंजेस्टेड एरिया था। बाद में 95 के आसपास में थोड़ा सुधार हो गया, मिनी बस जाने लगी, अभी और थोड़ा सुधार करके बड़ी बस जाने लगी, तभी मतलब इतना जूना वाला एरिया था तभी। तो स्टाइलो टेलर्स के सामने वो लोग सब खटिया डाल के ऐसे बैठते थे, और थापा का राइट हैंड तभी शाम आंडे था, शाम आंडे और हड़कर, ये दो था। और एक बार थापा के वो होने के बाद पहले थापा का और अशोक जोशी का दुश्मनी था, तो अशोक जोशी का एक शूटर लड़का बंटी चिंदरकर थापा को मारने के लिए आया, और शाम के टाइम जो उसने रिक्शा से ही थापा के ऊपर फायर किया, और रिक्शा रनिंग में होने की वजह से गोली थापा को लगी नहीं, उसके बाजू में जो शाम आंडे खटिया पे था उसको लग गई, और थापा बच गया, दूसरा गोली हवा में गया। तभी आजू बाजू के लड़के थोड़ा होशियार होकर उसका पीछा किया तो तभी ऐसा सड़क भागने के लिए नहीं था, बड़ा वाला नहीं था रास्ता, तो रिक्शा से भागते लोग पीछे से बाइक पे पीछा किया, और रिक्शा वो भगा नहीं पाया, और किसी मोड़ पे वो रिक्शा पलटी हो गया, तभी तो लड़के लोग पीछे से गए, तलवार चौपर से वो लड़के को काट दिया। तभी थापा ने मारा नहीं, लड़के लोग ने मारा, लेकिन नाम उसका शाइन हो गया। तभी जेल में जाने के बाद तभी इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन में जीत के आ गया तो बस और वो बड़ा बन गया, ऐसा ही। और वो क्या बोलते हैं ना, दादा लोग ऐसा अपना दरबार लगाते हैं, तो दरबार लगाने की वजह से किसका किसका काम हो, क्या कुछ तकलीफ है, क्या है वो बोलने का, वो लोग उधर ही जो कुछ है उस जगह पे सॉल्व कर देते थे, मतलब पुलिस के जाने के बाद ज़रूरी नहीं। तभी से मतलब वो लोग का इतना नाम हो गया, पॉपुलर हो गए, तो लड़के लोग भी जो अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ। और थापा के घर पे एक बार पुलिस ने छापा मारा नगर सेवक बनने के पहले, तो उसका घर पे 21 तलवार मिल गया, और उसका लड़का ने पुलिस पे फायर किया था, तभी थापा और शाइन हो गया था। थापा ने मारा नहीं था, पुलिस उसका लड़के ने मारा था, पुलिस के ऊपर फायर किया था इसके लिए। तो थापा ऐसा कोई क्या छोटा सा जैसा बड़ा खोखा आदमी नहीं था, वो अपना नॉर्मल था, लेकिन उसका जो दहशत था उसका गैंग का, वो बड़ा था। बाद में उसका इनका मर्डर हो गया, फिर वैसे वैसे करते करते न उसकी बीवी नगर सेविका बन गई, बाद में वो भी हार गई। तभी बाद में एक बार तुम्हारा सब दुनिया क्या बोलती है, उगते सूरज को प्रणाम करती है, डूबने वाले को कौन पूछता है। सब बाद में उसका पूरा गैंग डिस्पर्स हो गया, आज भी है ऐसे, लेकिन उनको सरगाना चाहिए, वो सरगाना अभी कोई नहीं, इसके लिए अभी सब चुपचाप शांत है। तो दोस्तों, लगता है आपको ज़रूर ये आ, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट देना मत भूलिए, और आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।